नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपीपीसीएस उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी आगामी 2 बड़ी परीक्षाएं जुलाई महीने और अक्टूबर महीने में लगी हुई हैं, जिसमें हम सभी का फोकस अभी के लिए 27 जुलाई आरओ प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पर है। आरओ प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो 27 जुलाई को प्रस्तावित है। 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस 27 जुलाई के एग्ज़ाम में पिछले 10 साल के पेपर को एनालिसिस करके हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक निकाले हुए हैं, जैसे कि किस विषय का कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, आरओ के एग्ज़ाम में किस विषय से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और उस विषय के किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हम आज आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं, क्या होगा सेफ स्कोर, 200 प्रश्नों में कितना प्रश्न सही करने के बाद आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए सेफ होंगे, और टेस्ट सीरीज कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये जो एनालिसिस है ये आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहीं और से करके लाए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर ही किया गया है, लेकिन इसको करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। बट हमने वो काम करके आपके लिए लेकर आए हुए हैं कि किस विषय का ज़्यादा वेटेज है इस एग्जाम में और उस विषय के किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। तो इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। हम विषयवार देखते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रश्न इसमें हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में पूछे गए प्रश्नों को समाहित किए हैं। ये प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं या मुख्य परीक्षा में। तो अगर हम बात करें इतिहास की, जिसमें एंशियंट, मेडुअल और मॉडर्न तीनों समाहित हैं, इन सबसे मिला के प्रीलिम्स एग्जाम में अभी तक 300 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पे आपका ज्योग्राफी आता है, जिसमें वर्ल्ड और इंडियन को मिला के लगभग 230-40 प्रश्न पूछे गए हैं। तीसरे नंबर पे आपका आता है साइंस, जिसमें लगभग 150 प्रश्न हैं। और उसके बाद पॉलिटी आती है, पॉलिटी से लगभग 120 प्रश्न प्रीलिम्स में और लगभग 55 प्रश्न मेंस में। अभी हम केवल प्रीलिम्स के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में कितने प्रश्न किस विषय से पूछे गए हैं और किस टॉपिक से पूछा गया है। उसके बाद पर्यावरण पारिस्थितिकी है, 64 जनसंख्या से पूछा गया है। अभी तक इकोनॉमी से 213 प्रश्न आया है, जिसमें योजनाएं भी आती हैं इकोनॉमी की, और इकोनॉमी के स्टैटिक टॉपिक भी पूछे जाते हैं। जनसंख्या से अभी तक टोटल 136 प्रश्न, समसामयिक घटनाओं से 184 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह से अगर हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखें तो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, साइंस, इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज है। इसके पश्चात अब हम आते हैं टॉपिक वाइज पे। टॉपिक वाइज अगर हम इतिहास की बात करते हैं, खासकर इतिहास में एंशियंट हिस्ट्री की, प्राचीन इतिहास की बात करते हैं, तो प्राचीन इतिहास में वैदिक काल और बौद्ध धर्म, अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे वैदिक काल और बौद्ध धर्म से प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा पूछा गया है। उसके बाद आते हैं तो मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और गुप्त काल, ये 3 टॉपिक आपके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है। और उसके बाद है दक्षिण भारत का चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग, जिसे ज़्यादातर विद्यार्थी यह मानकर छोड़ देते हैं कि यहाँ से एक आध क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखते हैं तो यहाँ से लगभग टॉपिक जो हाँ सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस टॉपिक से, उसके बराबर प्रश्न पूछा गया है। तो एंशियंट हिस्ट्री में वैसे टॉपिक तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 5 टॉपिक, 6 टॉपिक, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, शैव एवं भागवत धर्म, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल और दक्षिण भारत, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना होती है, जिसमें से विद्यार्थी, ज़्यादातर विद्यार्थी दक्षिण भारत और शैव एवं भागवत धर्म को इग्नोर कर देते हैं, जिससे उनके प्रश्न वहाँ के गलत हो जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो मेडिवल हिस्ट्री पे आते हैं। मेडिवल हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 3 टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इस 3 टॉपिक में एक तो भक्ति एवं सूफी आंदोलन होता है। भक्ति एवं सूफी आंदोलन, भक्ति एवं सूफी आंदोलन से अभी तक टोटल 9 प्रश्न, अकबर काल से 7 प्रश्न, और फिर अगर हम आते हैं मुगल कालीन विविध, जैसे मुगलों की प्रमुख पुस्तकें वगैरह,
तो वहां से अब तक 9 प्रश्न, ये 3 टॉपिक मिडवल हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री का ज्यादा वेटेज है। उसके बाद आते हैं मिडवल पे, तो मिडवल का कभी वेटेज ज्यादा होता है, कभी कम हो जाता है। अब हम आ जाते हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री पे। जब हम बात मॉडर्न हिस्ट्री की करते हैं तो यहां पर हमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मतलब निकल के हमारे सामने आया है कि जहां से हम सोचते हैं कि यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बन सकता है, आयोग ने वहां से क्वेश्चंस नहीं उठाए हैं। आयोग ने वहां से क्वेश्चंस उठाए हैं जिस टॉपिक को हम इग्नोर कर देते हैं लास्ट ईयर्स में, जैसे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास 10 क्वेश्चन, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन 13 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस का गरम दल और नरम दल, ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 10 और 17 क्वेश्चन आया हुआ है। और लास्ट में अगर हम देखें पत्रिकाएं, पुस्तक एवं उनके लेखक 18 प्रश्न, और कला एवं संस्कृति से, ये आरओ के एग्जाम में कला एवं संस्कृति का प्रश्न ज्यादा बढ़ जाता है। और कुछ विविध हैं जो कई टॉपिक से इंटरलिंक होते हैं, जिसका 29 क्वेश्चन पूछा गया है। तो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें 7 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कहां से ज्यादा प्रश्न पूछता है आयोग, कहां से ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना है, हम केवल उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हुई आपकी हिस्ट्री की बात। इसके बाद अगर हम आते हैं पॉलिटी पे, तो पॉलिटी के 2 टॉपिक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जहां से हर बार 2 से 3 सवाल आपको मिलना ही मिलना है, जिसमें पहला टॉपिक होता है आपका मौलिक अधिकार और दूसरा टॉपिक होता है आपका ग्राम पंचायत यानी स्थानीय स्वशासन। बाकी संविधान एवं अनुसूची, यहां से 9 प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है। संघ एवं राज्य क्षेत्र 9 प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार हमने बताया आपको 15 क्वेश्चन। राष्ट्रपति बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद संसद का कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय, ये दोनों टॉपिक, और राज्य विधानमंडल। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जहां से 100% प्रश्न बनने की संभावना होती ही है। बाकी आयोग की मर्जी है, वो पाठ्यक्रम में निर्धारित किसी भी टॉपिक से कभी भी कोई भी सवाल बना सकता है। लेकिन अगर हम विगत वर्षों का ट्रेंड देखते हैं तो इन प्रश्नों से ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। आगे अगर हम बढ़ते हैं विश्व भूगोल की तरफ, तो विश्व भूगोल में आपका पर्वत श्रेणियां, स्थलारुद्ध देश, झीलें एवं जलप्रपात, आर्थिक भूगोल, खनिज, नगर एवं उद्योग। आर्थिक भूगोल, खनिज एवं नगर उद्योग को विद्यार्थी इग्नोर कर देते हैं, बहुत कम ध्यान देते हैं। बाकी फिजिकल ज्योग्राफी पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो जो है पृथ्वी की उत्पत्ति, उसके बाद ब्रह्मांड, ज्वालामुखी, भूकंप, इन सब पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट इन चीज़ों को वो इग्नोर कर देते हैं, जैसे आर्थिक भूगोल पूरा, खनिज, नगर एवं उद्योग। जबकि विश्व भूगोल के ये 6 टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। विश्व की पर्वत श्रेणियाँ, स्थलारुद्ध देश, झीलें एवं जलप्रपात, आर्थिक भूगोल, खनिज और नगर उद्योग। इसके पश्चात यदि भारत के भूगोल की बात करें, और भूगोल में अगर हम तुलना करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में, तो इंडियन ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वहां से आरओ में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की तुलना में। जहां देखिए विश्व भूगोल में 116 प्रश्न अभी तक पूछा गया है, तो भारतीय भूगोल से 244 लगभग दुगने से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यानी विश्व भूगोल की तुलना में भारतीय भूगोल का जो वेटेज है वो लगभग 2 गुने से ज्यादा का है। इसमें अगर हम बात करें कि महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, तो भौतिक विभाजन एवं तटीय भाग 10 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन। अपवाह तंत्र यानी नदियां कहां से निकलती हैं, कहां गिरती हैं, कहां पे मिलती हैं, इसका सबसे ज्यादा वेटेज रहा है भारतीय भूगोल में, 24 क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। इसके बाद कृषि का एक बड़ा रोल होता है आरओ के एग्जाम में। यूपीपीसीएस में कृषि का उतना बड़ा रोल नहीं होता है जितना आरओ का होता है। तो कृषि से यहाँ पे अभी तक 32 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बागानी फसलें, खनिज संसाधन से 40 प्रश्न सबसे ज्यादा, ऊर्जा और उद्योग और परिवहन। तो कुल मिला के अगर हम बात भारतीय भूगोल की करें तो लगभग 10 से 11 टॉपिक जो भौतिक विभाजन,
तटीय भाग, अपवाह तंत्र, विविध परियोजनाएं, कृषि, बागानी फसलें, खनिज संसाधन, ऊर्जा, उद्योग और परिवहन, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगले विषय की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो वो आता है हमारा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में पहला खंड है भौतिक विज्ञान का। भौतिक विज्ञान में आपका मात्रक एवं इकाई, प्रकाश, ऊष्मा एवं गतिकी और नाभिकीय भौतिकी, ये 4 टॉपिक आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जहां से आरओ में प्रश्न बनता है। यूपी पीसीएस की अपेक्षा आरओ में बायोलॉजी की अपेक्षा फिजिक्स केमिस्ट्री से भी प्रश्न ज्यादा बनते हैं। तो यहाँ पे आप फिजिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। केमिस्ट्री से थोड़ा कम हो सकता है, बट केमिस्ट्री से भी लगभग बराबर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का वेटेज होता है, जबकि अगर हम यूपी पीसीएस में देखते हैं तो वहाँ पे बायोलॉजी का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हम रसायन विज्ञान पर आते हैं तो वहाँ पर आपका धातुएं, खनिज अयस्क गुणधर्म और अधातुएं और कार्बनिक रसायन, ये 2 टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपके केमिस्ट्री में। ठीक, अब हम आ जाते हैं बायोलॉजी पर। बायोलॉजी में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वर्गीकी, उसके बाद है विटामिन एवं पोषण 31 और रोग एवं उपचार। अगर इस 3 टॉपिक को हम अच्छा खासा कर लेते हैं तो बायोलॉजी के लगभग 60 से 70% क्वेश्चन करने में हम सक्षम होंगे। तो इस तरह से साइंस के लिए अगर हम पूरे साइंस की बात करें तो 4 टॉपिक आपका फिजिक्स में, 3 टॉपिक आपका केमिस्ट्री में और 3 टॉपिक आपका बायोलॉजी में। तो 5, 3, 8, 3, 11 टॉपिक को अगर हम अच्छे से कवर करते हैं तो साइंस के लगभग 70-75% क्वेश्चन को हम इजिली टैकल कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है भूगोल से ही जुड़ा हुआ एक और विषय, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जिसका भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे एग्जाम में। इसके अगर प्रमुख टॉपिक की बात करें तो मुख्य रूप से इसके 5 टॉपिक हैं, जिसमें पहला टॉपिक आपका पारिस्थितिकी है, जहां से अभी तक टोटल 14 प्रश्न, वन्य एवं वन्य जीव 10 प्रश्न, अभ्यारण्य जैवमंडल रिजर्व 11 प्रश्न, प्रदूषण और विविध ये 12 प्रश्न और 20 प्रश्न। तो इस प्रकार से 5 टॉपिक इसके भी महत्वपूर्ण हैं। मैं बार बार हर विषय के बाद ही आपको बता रहा हूं कि किसी भी विषय का सारा टॉपिक महत्वपूर्ण है, बट हम चर्चा अभी उस विषय पे कर रहे हैं जहां हमें ज्यादा फोकस की जरूरत है, जहां हमारे पिछले वर्षों में आयोग ने जहां से ज्यादा प्रश्न पूछे हुए हैं, जहां फोकस करके हम अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। पढ़ना हमें हर एक टॉपिक को है, बट फोकस हमें इन टॉपिक्स पे ज्यादा करना है, जिसमें कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिसे हम जनरली छोड़ देते हैं कि यहां से क्वेश्चन आयोग नहीं बना सकता है। अब बात करते हैं हम इकोनॉमी की। इकोनॉमी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यहां पे आपका कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से 15 क्वेश्चन, उद्योग से 16, राजकोषीय नीति एवं राजस्व इससे 24 क्वेश्चन और मुद्रा एवं बैंकिंग, इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुद्रा एवं बैंकिंग। अभी तक 38 क्वेश्चंस यहां से पूछे जा चुके हैं। इसके बाद रोजगार एवं कल्याणकारी योजनाएं, ये आपका करंट और इकोनॉमी दोनों को जोड़कर, और गरीबी के बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका मुख्यालय, उनका अध्यक्ष, इन सब से जुड़े हुए जो सवाल आते हैं वो सब। तो इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो आपके लगभग 7 टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें पहला है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, दूसरा है उद्योग क्षेत्र, तीसरा है राजकोषीय नीति एवं राजस्व, चौथा है मुद्रा एवं बैंकिंग, 5वां है रोजगार एवं कल्याण योजनाएं, गरीबी 6ठा है और 7वां है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो इस तरीके से ये हो गया इकोनॉमी का। आगे अगर हम जनसांख्यिकी के पर बात करते हैं, सेंसस पे बात करते हैं, तो सेंसस के लिए इंडिया का जो सेंसस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के सेंसस से और इंडिया के अर्बनाइजेशन से 55 और 31 अभी तक लगभग 86 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि उसकी तुलना में विश्व से केवल 24। तो अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व से केवल 24 पूछे गए हैं। ठीक, तो सेंसस पे अगर हम बात करें तो सेंसस हमें भारत के सेंसस पे ज्यादा ध्यान देना है, भारत की जनसंख्या एवं नगरीकरण पे हमें
ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं। उसके बाद हमें यूपी के भी सेंसस और अर्बनाइजेशन पे ध्यान देना है। विविध से आपका 26 प्रश्न है। अब बात आती है करंट अफेयर्स। समसामयिक घटनाओं में हमें किस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? समसामयिक घटनाओं में हम राष्ट्रीय पढ़ लेते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लेते हैं, हम जो है किसी सब्जेक्ट विशेष राजनीतिक पढ़ लेते हैं, हम सामाजिक पढ़ लेते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम पुस्तकें छोड़ देते हैं, हम पुरस्कार को बहुत लाइटली देख लेते हैं, बट जबकि आयोग वहीं से ज्यादा प्रश्न बनाता है। आप अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय से 63 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय से 48, पुरस्कार से 33 क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। वहीं खेल जगत से 37 क्वेश्चन पूछा गया है। ये हो गया समसामयिक घटनाओं का। अब आपका अंतिम एक मुख्य सब्जेक्ट बचता है तर्क शक्ति। तर्क शक्ति से अभी तक टोटल 119 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से आपको मुख्यतः 4 टॉपिक को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर इन 4 टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज करके, अच्छे से समझ के, अच्छे से इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाते हैं तो तर्क शक्ति में आपका एक बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। जिसमें पहला टॉपिक होता है आपका लुप्त संख्या, सेकंड टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, तीसरा टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन और चौथा टॉपिक है आपका कैलेंडर। अब हम देख लेते हैं इनके क्वेश्चनों की संख्या। लुप्त संख्या से अभी तक 35 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 24, ब्लड रिलेशन से 19 और कैलेंडर से 17। ये है टोटल। बाकी इसके बाद आपकी बचती है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में 6 टॉपिक हैं आपका। 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन डिवाइड है कि उनसे 10 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से पूछा जाएगा, जिसमें तद्भव तत्सम, विशेष विशेषण, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्य शुद्धि, विलोम और पर्यायवाची, शुद्धवर्तनी, ये सब 6 टॉपिक मिला के आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 10-10 क्वेश्चन सभी टॉपिक पे डिवाइड होते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हम अपने दूसरे बिंदु पर आ जाते हैं, जो हमारा था, क्या बोलते हैं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमारा सेफ स्कोर क्या होगा। जब बात हम सेफ स्कोर की करते हैं, सेफ स्कोर की बात करते हैं, तो ये एग्जाम जो है वो आपका 200 प्रश्न, 200 प्रश्न और 200 नंबर का होता है, जिसमें 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी होता है। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो सही क्वेश्चन का 1/3 नंबर आपका कट जाता है। इस 200 क्वेश्चन में आपका 140 क्वेश्चन जो होगा वो जीएस का होगा और 60 क्वेश्चन आपका हिंदी का होगा। इन दोनों पेपर को इस बार के एग्जाम्स के लिए मर्ज कर दिया गया है, यानी टोटल प्रश्न पत्र आपका 200 क्वेश्चन का होगा और 3 घंटे का होगा। इसमें आपको कोशिश ये करना है कि आप 130 से 135 करेक्ट क्वेश्चन निगेटिव हटाने के बाद यदि आप इतना सिक्योर करते हैं तो आपका प्रीलिम्स 99% क्वालिफाई होगा। जिसमें आपको स्ट्रेटजी क्या अपनानी है कि इस 60 क्वेश्चंस में आपको एनी हाउ 55 तक पहुंचना है, 55 प्लस रखना है और 52 के नीचे तो कदापि नहीं जाना है। और इसमें आपको 80 से 85 प्लस, 80 से 85 प्लस आप यहां रखते हैं और 55 अगर यहां रखते हैं। अगर आप 80 और 55 करते हैं तो ये आपका आ जाता है 135। अगर आप 85 प्लस 50 कर लेते हैं तब भी आपका 135। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों पेपर को मिला के अगर आप 135 तक पहुंच रहे हैं तो आपका प्रीलिम्स लगभग क्वालिफाई है। तो 130 से 135 आपका सेफ स्कोर होगा। इस बार जो कट ऑफ है वो विगत वर्षों की तुलना में थोड़ा सा ऊपर जा सकती है। उसका रीजन ये है कि दोनों पेपर को मर्ज कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि 140 क्वेश्चन का जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता था वो अलग होता था 2 घंटे में,
और सामान्य हिंदी का पेपर 1 घंटे का अलग होता था 60 क्वेश्चन का। तो क्या होता था कि 140 क्वेश्चन में आपका जीएस, रीजनिंग, ये सब चीजें पूछी जाती थी, कंप्यूटर। तो उसमें क्या होता था कि 2 घंटे में 140 क्वेश्चन करने में विद्यार्थियों को समय कम पड़ जाता था, तो किसी किसी का क्वेश्चन छूट जाता था। जबकि वहीं हिंदी में 60 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे दिया जाता था, तो विद्यार्थी उसे आधे घंटे में ही करके बैठ जाता था। तो उसका जीएस में तो क्वेश्चन छूट गया और हिंदी में समय बच गया। अब उसको क्या है कि 3 घंटे एक साथ मिल जाएगा, तो हिंदी का जो बचा हुआ समय है वो जीएस में इस्तेमाल कर लेगा, जिसके उसका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मेरिट थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, लेकिन 135 जो है वो आपका लगभग सेफ स्कोर होगा। अगर आप 135 प्लस हैं तो ये आपका सेफ स्कोर होगा। बहुत से विद्यार्थी सोचते हैं कि हिंदी में अगर 45 भी आ गया तो हम जीएस में बढ़ा लेंगे, बट ये आपकी भूल होती है। हिंदी में 50 के नीचे तो आना ही नहीं है और कोशिश करना है कि 55 से नीचे नहीं आना है, क्योंकि जीएस में 80 से 85 करना बहुत टफ टास्क है, बट हिंदी में 50 से 55 करना अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो बहुत इजीली हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक ही रास्ता है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका स्कोर जीएस में भी होगा, उतना अच्छा स्कोर आपका हिंदी में भी होगा। तो अभी तक हमने जो चर्चा किया, महत्वपूर्ण विषय, सबसे ज्यादा अभी तक क्वेश्चन किस विषय से पूछे गए हैं, किस विषय का कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो महत्वपूर्ण हैं, किन टॉपिक पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इन सब पे चर्चा किया। अगर ये सारी बातें आपके लिए कुछ उपयोगी रही हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप हमारे द्वारा बताए गए इन टॉपिक्स पे ध्यान देते हैं तो जरूर आप विगत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष कुछ बेहतर करके आएंगे। बाकी आगे अभी उत्कर्ष परिवार 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 20% का डिस्काउंट चल रहा है फ्लैट। एक तो हमने लगभग जितने हमारे लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम का फाउंडेशन बैच हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का फाउंडेशन बैच हो, चाहे वो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का बैच हो, चाहे वो आरओ का एमसीक्यू बैच हो, लक्ष्य बैच हो, सबकी प्राइस डाउन की है। उस प्राइस डाउन के बाद भी, प्राइस ड्रॉप के बाद भी 20% का डिस्काउंट आपको कूपन कोड के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसके लिए आपको अप्लाई करना है यूपीपीसीएस 2L। लेकिन ये ऑफर केवल 30 अप्रैल तक है। 30 अप्रैल के बाद फिर से आपको बढ़ी हुई फीस मिलेगी और ये कूपन कोड भी अप्लाई नहीं होगा। तो जल्दी इस ऑफर का लाभ उठाएं। और लास्ट, ये आपका समीक्षा अधिकारी, जो स्टूडेंट्स समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को सीरियस रूप से टारगेट कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य है कि हमें समीक्षा अधिकारी की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, हमने अपना सिलेबस तो पूरा कर लिया है, हमने रिवाइज भी कर लिया है, लेकिन लास्ट टाइम पे हम चाहते हैं कि क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे सिलेबस को कवर कर सके, तो उनके लिए ये सबसे बेहतर विकल्प है। कल से ही हमारे प्रयागराज सेंटर से प्रारंभ हुआ है। कल शाम 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक ये क्लासेस चल रही हैं, कल से स्टार्ट हुई हैं। आरओ का एमसीक्यू लक्ष्य बैच, जिसकी ऑफलाइन फीस 6,000 रुपए है, बट ऑनलाइन में इसकी प्राइस महज 750 है, जिस पर अभी 30 अप्रैल तक आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है कूपन कोड यूपीपीसीएस 2L डालने पर। तो अगर आप अंतिम समय में शिक्षकों, गुरुजनों के साथ मिलकर अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, इस बैच में केवल उद्देश्य ये नहीं है कि हम केवल आपको एमसीक्यू कराए, एमसीक्यू लाए, लगाए और उसका आंसर बता दिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो आज यूपीपीसीएस उत्कर्ष पर जाकर इसकी कल की डेमो क्लास भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सर लोगों ने उसमें क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, उसके चारों ऑप्शन को डिस्कस किया है, उस टॉपिक को से रिलेटेड सारे डायमेंशंस को डिस्कस किया है। तो अगर आप इस बैच के अंतर्गत एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो केवल एक क्वेश्चन नहीं होता है, वो उस टॉपिक का पूरा सार होता है, जिसके रिलेटेड आप उस एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। तो लास्ट में बस इतना ही कहूंगा कि वीडियो देखने के बाद ये सेशन आपको कैसा लगा, कितना उपयोगी होगा आपके लिए, इसमें जो टॉपिक बताए गए हैं उससे आप कितना सहमत हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।